समाजशास्त्री क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। समाजशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी। आज का अपना विषय है समिति, ऑर्गेनाइजेशन। समिति का अर्थ एवं विशेषताएं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस रूप में उसकी असंख्य अवधारणाएं हैं। आपने अपने अस्तित्व को बनाए रखने और समुदाय में अपने जीवन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। अपनी इन विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कई तरीके अपना सकता है। कुछ लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके साथ सहयोग कर किसी संगठन की स्थापना करके ही कार्य करना ही समिति को जन्म देना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, संगठन बनाकर प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे संगठन को ही समिति कहा जाता है। क्या कहता है? जब कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, आवश्यकताओं और उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, संगठन बनाकर प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे संगठन को ही समिति कहा जाता है। समिति की परिभाषाएं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकवेर पेज के अनुसार समिति मनुष्यों का ऐसा समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है। नंबर 2, फायरचाइल्ड के अनुसार समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है, जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। नंबर 3, गिन्सबर्ग के अनुसार समिति एक दूसरे से संबंध सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि उन्हें किसी निश्चित हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया गया है। अब अपने बात करेंगे समिति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। समिति की प्रमुख विशेषताएं हैं: नंबर 1, व्यक्तियों का समूह। नंबर 2, निश्चित उद्देश्य। नंबर 3, विचारपूर्वक स्थापना। नंबर 4, निश्चित संगठन। नंबर 5, नियमों पर आधारित। नंबर 6, ऐच्छिक सदस्यता। नंबर 7, अस्थायी प्रकृति। नंबर 8, औपचारिक संबंध। नंबर 9, साध्य नहीं होकर साधन। ये 9 विशेषताएं हैं, इनकी अपने विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1, व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह। समिति का निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं क्योंकि व्यक्ति मूर्त प्राणी है, अतः समिति एक मूर्त संगठन है। नंबर 2, निश्चित उद्देश्य। समिति के एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। कुछ व्यक्ति अपने सामान्य हितों को लेकर ही एक समिति का गठन करते हैं। किसी उद्देश्यहीन समूह को समिति नहीं कहा जा सकता। नंबर 3, विचारपूर्वक स्थापना। समिति एक विचारपूर्वक स्थापित किया हुआ संगठन माना जाता है। समिति एक विचारपूर्वक स्थापित किया गया संगठन माना जाता है, जबकि कुछ लोग सामूहिक रूप से मिलकर अपने उद्देश्यों या कुछ उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं, तो वे एक संगठन का निर्माण करते हैं जिसे हम समिति कहा जा सकता है। नंबर 4, एक निश्चित संगठन। प्रत्येक समिति का एक निश्चित संगठन होता है। संगठन के अभाव में कोई भी समिति अपने उद्देश्य को ठीक से प्राप्त नहीं कर सकती। किसी भी भीड़ में संगठन के अभाव में समिति नहीं कहा जा सकता। नंबर 5, नियमों पर आधारित। प्रत्येक समिति के अपने कुछ नियम, उपनियम आदि होते हैं जिनके माध्यम से सदस्यों के आचरण को नियमित किया जाता है। ऐसे नियमों में सदस्यता संबंधी योग्यता, सदस्यता शुल्क, कार्य प्रणाली आदि आते हैं। नंबर 6, ऐच्छिक सदस्यता। किसी भी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना पूर्णतः व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। वह अपने हित या रुचि के अनुसार किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है और जब चाहे तब सदस्यता में त्याग भी दे सकता है। नंबर 7, अस्थायी प्रकृति। समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विचारपूर्वक बनाई जाती है और इन उद्देश्यों को पूरा होने पर उस समिति को समाप्त कर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में शिक्षण संस्थाओं में छात्र कुछ मांगों को लेकर विद्यार्थी संघर्ष समिति का गठन करते हैं और अपने आंदोलन चलाते हैं। इन मांगों को पूरा हो जाने पर संघर्ष समिति भंग
कर दी जाती है। नंबर 8, औपचारिक संबंध। समिति के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की प्रकृति औपचारिक होती है। व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न विभिन्न समितियों की सदस्यता ग्रहण करता है और इन समितियों के सभी सदस्यों के साथ वह सामान्यतः रिश्ता के संबंध स्थापित नहीं कर पाता। नंबर 9, साध्य नहीं होकर साधन। कोई भी समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की पूर्ति का साधन मात्र होती है, अपने आप वह साध्य नहीं। कोई व्यक्ति किसी क्लब का सदस्य मनोरंजन संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनता है और क्लब उसके मनोरंजन का साधन है, न कि अपने आप में साध्य है। समिति के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन पर अपन चर्चा करते हैं। समिति के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, मनोरंजनात्मक समितियाँ। समितियों के उदाहरणों के रूप में व्यापारिक समितियाँ, मजदूर संगठनों, व्यावसायिक समितियाँ, सरकारी समितियाँ, सुधार आंदोलन, राजनीतिक दलों, पंचायतों, विभिन्न समाज कल्याण समितियों, धार्मिक समाज, प्रार्थना समाज, रामायण मंडल, कॉलेज, वैज्ञानिक समाज, कल्याणात्मक समाज, संगीत मंडल, व्यायामशाला, परिवार, महिला संगठन, साहित्य परिषद आदि का उल्लेख किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या परिवार एक समिति है? क्या परिवार एक समिति है? परिवार को कुछ लोग एक समुदाय मानते हैं, जबकि वास्तव में यह समिति है। परिवार को समुदाय मानने वालों का कहना है कि व्यक्ति का जीवन जन्म से मृत्यु तक परिवार में ही बीतता है। परिवार में ही बच्चा जन्म लेता है, पलता है और अपने जीवन व्यतीत करता है। अंत में यहीं उसकी मृत्यु होती है। इस प्रकार व्यक्ति का सारा जीवन परिवार में ही बीतता है, इसलिए परिवार एक समुदाय है। परंतु यह बात किसी आंदोलन आदिकालीन परिवार के नहीं तो सही हो सकती है, आधुनिक परिवार के लिए नहीं। आधुनिक युग में कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेकर परिवार की स्थापना की जाती है। परिवार अपने सदस्यों की कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करता है, परंतु वर्तमान में व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ नहीं होती। यही कारण है कि व्यक्ति परिवार के अलावा अन्य सामाजिक संस्थाओं, समितियों का सदस्य बनता है। यद्यपि यह सही नहीं है कि परिवार बच्चों के लिए समिति की कुछ अधिक ही है, परंतु जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वे नवीन परिवारों की स्थापना और अनेक अन्य सामाजिक समितियों का सदस्यता ग्रहण करते हैं। क्या राज्य एक समिति है? क्या राज्य एक समिति है? राज्य एक समिति है। विद्वानों का कहना है कि राज्य की स्थापना कुछ उद्देश्यों को लेकर कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सोच समझकर की जाती है। अतः राज्य एक समिति है। इसका संबंध प्रमुखतः समुदाय के राजनीतिक जीवन के साथ साथ पाया जाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकआवर पेज के अनुसार राज्य सामाजिक संगठन के स्वरूप के रूप में चर्चा तथा व्यवहारिक क्लब के समान ही एक समिति है। राज्य एक समिति है। अब बात करेंगे समाज और समुदाय में अंतर। समिति और समाज में अंतर। समिति व्यक्तियों का समूह है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल। नंबर 1, समिति व्यक्तियों का एक समूह है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। नंबर 2, व्यक्तियों का समूह होने के कारण समिति मूर्त है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण समाज अमूर्त है। नंबर 3, समिति का निर्माण समाज के अस्तित्व विकास में आने के लिए बहुत बाद की घटना है, जबकि समाज का अस्तित्व किसी न किसी रूप में सदैव रहता है, उस समय भी जब मनुष्य असभ्य या बाबरता के युग में था। नंबर 4, समिति एक स्थायी सदस्यता होती है, जबकि व्यक्ति अपनी किसी आवश्यकताओं के कारण किसी समिति का सदस्य बनता है। समाज व्यक्ति का जीवन अनिवार्यतः समाज में ही बीतता है, क्योंकि इसी कारण उसे एक सामाजिक प्राणी माना गया है। समाज से पृथक व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। नंबर 5, समिति एक अस्थायी संगठन है। समाज समिति की तुलना में एक अस्थायी व्यवस्था है। नंबर 6, समिति की स्थापना निश्चित उद्देश्यों को लेकर जानबूझकर की जाती है, जबकि समाज में धीरे धीरे सहज ही विकसित होता है। नंबर 7, समिति सहयोग की भावना पर आधारित है, जबकि समाज में सहयोग के अलावा संघर्ष भी पाया जाता है। नंबर 8, समिति व्यक्ति एक साथ कई समितियों की सदस्यता ग्रहण कर सकता है, जबकि समाज में व्यक्ति एक समय में एक समाज से ही संबंधित हो सकता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।